नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम यानी एपीबीएस के सबसे अहम सवालों को कवर करेंगे। यह टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से सुनिए। तो चलिए तैयारी शुरू करते हैं। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम यानी एपीबीएस को कौन सी संस्था चलाती है? यह बेसिक सवाल अक्सर आता है। Which organization operates the Aadhaar Payment Bridge System, APBS? Option A. Reserve Bank of India, RBI. Option B. National Payments Corporation of India, NPCI. Option C. Unique Identification Authority of India, UIDAI. Option D. Department of Financial Services, DFS. सही जवाब है ऑप्शन बी। एनपीसीआई ही एपीबीएस को ऑपरेट करता है। यह सिस्टम डीबीटी ट्रांजैक्शन के लिए बनाया गया है। एपीबीएस वह सिस्टम है जो आधार नंबर के जरिए सरकारी पैसा भेजता है। इससे फायदा यह है कि पैसा सीधे सही खाते में पहुंचता है। मान लीजिए सरकार को गैस सब्सिडी भेजनी है तो वह एपीबीएस का ही यूज करती है। अगले सवाल में हम लिंकिंग की सही बैंकिंग टर्मिनोलॉजी को देखेंगे, जहां लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। बैंक अकाउंट को आधार नंबर से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यहां टर्मिनोलॉजी पर ध्यान दें। What term is officially used to define the process of linking a specific bank account with a unique Aadhaar number? Option A. Aadhaar mapping. Option B. Aadhaar seeding. Option C. Aadhaar bridging. Option D. Aadhaar routing. सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रोसेस को आधार सीडिंग कहते हैं। लिंकिंग एक आम शब्द है, लेकिन बैंकिंग में सीडिंग सही शब्द है। आधार सीडिंग का मतलब है बैंक खाते में आधार नंबर को मैप करना। अगर आपने बैंक में आधार जमा किया है तो उसे आधार सीडिंग कहा जाएगा। अब क्वेश्चन 3 में हम एपीबीएस के फीचर्स और मल्टीपल अकाउंट्स के नियम को समझेंगे। एपीबीएस के फीचर्स के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? इसे गलत मत करना। Which of the following statements regarding the key features of the Aadhaar Payment Bridge System, APBS, are correct? 1. It allows the government to send money directly to beneficiaries. 2. The sender requires only the beneficiary's Aadhaar number to initiate a transfer. 3. It serves as the backbone for the Direct Benefit Transfer (DBT) scheme. 4. It allows a beneficiary to receive funds in multiple active bank accounts simultaneously. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2 and 3 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है, लेकिन स्टेटमेंट 4 गलत है। नियम यह है कि एपीबीएस के लिए एक समय पर केवल एक ही खाता एक्टिव हो सकता है। मान लीजिए आपके 2 खाते हैं, तो सब्सिडी केवल उस खाते में आएगी जो लेटेस्ट मैप हुआ है।
अगले सवाल में हम IIN और NPCI मैपर के टेक्निकल वर्कफ्लो को देखेंगे। APBS के टेक्निकल वर्कफ्लो के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? इसे ध्यान से पढ़ें। Which of the following statements accurately describe the technical workflow and architecture of the APBS? 1. The system relies on the Institution Identification Number (IIN) for routing funds. 2. The NPCI mapper is the repository that stores the status of Aadhaar-linked bank accounts. 3. Banks are responsible for uploading the customer's Aadhaar mapping to the NPCI server. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। IIN का यूज फंड रूटिंग के लिए होता है और NPCI मैपर डेटा स्टोर करता है। बैंक ही यह डेटा अपलोड करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। NPCI मैपर वह जगह है जहां सीडिंग का स्टेटस दिखता है। सोचिए, अगर बैंक ने डेटा अपलोड नहीं किया तो सब्सिडी आपके खाते में नहीं आएगी। अब क्वेश्चन 5 में हम असर्शन और रीजन के लॉजिक को टेस्ट करेंगे, जो एग्जाम के लिए जरूरी है। इस असर्शन और रीजन को ध्यान से पढ़िए, यह लॉजिकल सवाल है। Consider the following statements. Assertion A. The APBS system eliminates the need for the sender to manage or remember complex bank account details for every transfer. Reason R. The system uses the beneficiary's Aadhaar number as the sole financial address and automatically routes funds to the destination bank. Option A. Both A and R are true, and R explains A. Option B. Both A and R are true, but R does not explain A. Option C. A is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true. सही जवाब है ऑप्शन ए। असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन सही एक्सप्लेनेशन है। भेजने वाले को बैंक डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आधार नंबर ही फाइनेंशियल एड्रेस का काम करता है। इससे फायदा यह है कि खाता बदलने पर भी आधार नंबर वही रहता है। मान लीजिए आपको खाता नंबर याद नहीं है, फिर भी आधार नंबर से पैसा आ जाएगा। अगर आपने यह लॉजिक समझ लिया तो एग्जाम में आप सेफ हैं। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। APBS को NPCI ऑपरेट करता है। बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ने को आधार सीडिंग कहते हैं। APBS के लिए एक समय पर केवल एक ही खाता एक्टिव हो सकता है। फंड रूटिंग के लिए IIN का इस्तेमाल किया जाता है। मैपिंग डेटा को NPCI मैपर पर अपलोड करना बैंक की जिम्मेदारी है। आधार नंबर ही लाभार्थी का फाइनेंशियल एड्रेस माना जाता है। अगले सवाल में हम APBS के लीगल फ्रेमवर्क और एक्ट्स को देखेंगे, जो एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। APBS के लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? यह एग्जाम के लिए जरूरी है। Which of the following statements correctly describe the legal and regulatory framework governing the Aadhaar Payment Bridge System (APBS)? 1. The National Payments Corporation of India
NPCI, was incorporated in 2008. 2. The Payment and Settlement Systems Act, 2007, provides the legal authority for the system. 3. The Aadhaar Act, 2016, mandates the use of Aadhaar for the efficient delivery of government subsidies. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। एनपीसीआई की स्थापना 2008 में हुई थी। पेमेंट सिस्टम एक्ट 2007 इसे लीगल पावर देता है। आधार एक्ट 2016 सब्सिडी के लिए आधार का यूज अनिवार्य बनाता है। यह फ्रेमवर्क सुनिश्चित करता है कि सिस्टम कानून के दायरे में काम करे। मान लीजिए कोई बैंक एपीबीएस से जुड़ना चाहता है तो उसे पीएसएस एक्ट का पालन करना होगा। अगले सवाल में हम एपीबीएस के नंबर स्टैंडर्ड्स को देखेंगे, जो एक टेक्निकल पॉइंट है। एपीबीएस में यूज होने वाले नंबरों के स्टैंडर्ड के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? इसे गलत मत करना। Which of the following statements regarding the numeric standards used in the APBS are correct? 1. The Institution Identification Number, IIN, used for routing funds is a 6-digit number. 2. A valid Aadhaar number, used for beneficiary identification, consists of 12 digits. Option A. 1 only. Option B. 2 only. Option C. Both 1 and 2. Option D. Neither 1 nor 2. सही जवाब है ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं। रूटिंग के लिए यूज होने वाला आईआईएन 6 अंकों का होता है। वहीं लाभार्थी की पहचान के लिए आधार नंबर 12 अंकों का होता है। यह स्टैंडर्ड पूरे बैंकिंग सिस्टम में एक जैसा रहता है। मान लीजिए आप आधार नंबर एंटर करते हैं तो सिस्टम उसे 12 अंकों के फॉर्मेट में चेक करता है। अब क्वेश्चन 8 में हम एमजिनरेगा के नए नियमों को समझेंगे जो हाल ही में लागू हुए हैं। एमजिनरेगा के लिए एपीबीएस के नियमों के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? यह हाल ही में न्यूज में था। Which of the following statements correctly describe the implementation of the APBS for the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, MGNREGA? 1. The Ministry of Rural Development, MoAD, was the authority responsible for managing the deadline extensions for workers to shift to the payment bridge. 2. Effective 1st January 2024, the government made the use of APBS mandatory for paying wages under the scheme. Option A. 1 only. Option B. 2 only. Option C. Both 1 and 2. Option D. Neither 1 nor 2. सही जवाब है ऑप्शन सी। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। एमओआरडी ने ही डेडलाइन को मैनेज किया था और 1 जनवरी 2024 से एपीबीएस के जरिए ही पेमेंट करना अनिवार्य हो गया है। इसका मकसद गोल रिमूव ड्यूप्लिकेट्स
अगले सवाल में हम एपीबीएस की लॉन्च टाइमलाइन और इनएक्टिव लिंक के नियम को देखेंगे। एपीबीएस की टाइमलाइन और ऑपरेशन के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? यहाँ लोग अक्सर गलती करते हैं। Which of the following statements regarding the operational profile and timeline of the APBS are correct? 1. While Aadhaar was launched earlier, the APBS was specifically launched for Direct Benefit Transfer (DBT) in 2013. 2. The system is primarily designed as a credit push system for deposits rather than a debit pull system. 3. As of April 2024, an inactive Aadhaar link is a specific condition that triggers immediate payment failure. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। एपीबीएस को डीबीटी के लिए 2013 में लॉन्च किया गया था। यह क्रेडिट पुश सिस्टम है, यानी पैसा केवल जमा होता है। अगर आधार लिंक इनएक्टिव है तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। मान लीजिए आपका आधार लिंक इनएक्टिव हो गया है तो सिस्टम तुरंत ट्रांजैक्शन फेल कर देगा। अब क्वेश्चन 10 में हम एपीबीएस के बैच प्रोसेसिंग और अकाउंट स्विचिंग नियम को समझेंगे। एपीबीएस के ऑपरेशनल नियमों के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? यह पॉइंट एग्जाम में आता है। Which of the following statements correctly describe the operational mechanics and rules of the Aadhaar Payment Bridge System (APBS)? 1. The system generally processes transactions in batches rather than as instant real-time transfers. 2. If a beneficiary links their Aadhaar number to a new bank account, the system automatically treats the latest seeded bank as the active destination for future transfers. Option A. 1 only. Option B. 2 only. Option C. Both 1 and 2. Option D. Neither 1 nor 2. सही जवाब है ऑप्शन सी। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। एपीबीएस बैच में ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है, रियल टाइम में नहीं। अगर आप नया खाता लिंक करते हैं तो सिस्टम लेटेस्ट सीडेड बैंक को ही मानता है। इससे पुराने खाते में पैसा जाने की समस्या खत्म होती है। मान लीजिए आपने नया खाता खोला और आधार दिया, तो अब पैसा उसी नए खाते में जाएगा। अगर आपने यह कॉन्सेप्ट सीख लिया तो एग्जाम में आप सेफ हैं। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। पीएसएस एक्ट 2007 एपीबीएस को कानूनी अधिकार देता है। आईआईएन 6 अंकों का और आधार 12 अंकों का होता है। एमजिनरेगा के लिए एपीबीएस 1 जनवरी 2024 से अनिवार्य है। एपीबीएस एक क्रेडिट पुश सिस्टम है जो 2013 में लॉन्च हुआ था। एपीबीएस ट्रांजैक्शन को बैच में प्रोसेस करता है, रियल टाइम में नहीं। पैसा हमेशा सबसे अंत में लिंक किए गए बैंक खाते में जाता है। अगले सवाल में हम एपीबीएस के स्कोप और माइनर्स की एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे। एपीबीएस के स्कोप और एलिजिबिलिटी पर यह सवाल है, इसे ध्यान से देखें। Which of the following statements regarding the scope, governance, and eligibility of the APBS are correct? 1.
The primary objective of the system is to eliminate leakages in the distribution of government subsidies. 2. Minors are eligible to receive funds through the system, provided they have a valid Aadhaar-seeded bank account. 3. The Reserve Bank of India, RBI, serves as the regulator for the banks participating in the APBS network. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। एपीबीएस का मुख्य उद्देश्य सब्सिडी लीकेज को गोल प्रिवेंट लीकेज। बेहतरीन, आपने आज का सेशन पूरा कर लिया है। दोस्तों, आज हमने एपीबीएस के सभी जरूरी नियम कवर किए। याद रखें कि आधार सीडिंग और आईआईएन का कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए बहुत क्रिटिकल है। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।